नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 31st एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हीना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट एपिसोड यानी कि 30th एपिसोड में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड होलो ऑर्गन स्टमक की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट के बारे में बातें की थी। और जब ये स्टमक अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता है तो कितने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ये भी हमने बातें की थी। यहाँ पे मैं एक बार वापस आपको याद दिला दूं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट का स्टमक मेन ऑर्गन है और ये स्टमक ऊपर की साइड ईसोफेगस से और नीचे की साइड स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो जब भी स्टमक रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो या तो ईसोफेगस या तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें इन्वॉल्व होते हैं या तो ये ईसोफेगस और इंटेस्टाइन दोनों स्टमक के साथ इन्वॉल्व होते हैं। आज हम बात करेंगे स्टमक रिलेटेड 3 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो है डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस और हाइटल हेरेनिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्पेप्सिया के बारे में। डिस्पेप्सिया मीन्स इंडाइजेशन। कई बार खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद हमें एब्डोमिनल के ऊपर की साइड चेस्ट में पेन जैसा लगता है, कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है जिसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। डिस्पेप्सिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया और दूसरा होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया मीन्स किसी और डिसीज की वजह से हमें इंडाइजेशन होना, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, स्टमक कैंसर, रिफ्लैक्स या कुछ मेडिसिन की वजह से भी हमें इंडाइजेशन जैसा फील होता है। और फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो हमारी गलत लाइफस्टाइल और खाने की गलत हैबिट की वजह से होता है। बहुत बार थोड़ा सा भी खाते हो या थोड़ा सा भी पानी पीते हो आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। कई बार चेस्ट में और स्टमक में इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन या पेन होता है या तो वॉमिटिंग और नोजिया जैसी भी फीलिंग होती है। तो ये सारे सिम्टम्स डिस्पेप्सिया के हैं। अब ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है मुझे पता है कि आप सबको पता है, फिर भी मैं आपको वापस याद दिला देती हूँ कि मेन कॉज ऑफ इंडाइजेशन इज ओवर ईटिंग। इसके अलावा आप फूड को प्रॉपरली च्यू करके नहीं खाते हो या तो बहुत ज़्यादा रो फूड खाते हो या तो अनकुक्ड फूड खाते हो, तभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि जो खाने के साथ पानी पीते हैं। बहुत ज़्यादा पानी खाने के समय पे पीने से भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक्सेस स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या आपको पता है कि हमारा मन और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जेलसी, फियर, एंगर, एंजाइटी जैसे कई इमोशंस की वजह से भी हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ती है और जब ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और लंबे समय के बाद हम मालनरिश भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये डिस्पेप्सिया से बचने के लिए हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्टमक के सेकंड प्रॉब्लम गैस्ट्राइटिस के बारे में। इन सिंपल लैंग्वेज, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। आप सबको पता है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया हुआ है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब की तरह स्ट्रॉन्ग है और इस एसिड से बचने के लिए स्टमक की अंदर की साइड एक मसल्स का लेयर आया हुआ है जिसे म्यूकोसा कहा जाता है। कोई भी रीजन से जब ये म्यूकोसा का लेयर डैमेज होता है या वीक होता है तो उसमें सूजन आ जाती है और इस सूजन को गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। गैस्ट्राइटिस के 2 प्रकार हैं, एक है इरोजिव यानी कि रिएक्टिव गैस्ट्राइटिस और दूसरा है नॉन इरेसिव गैस्ट्राइटिस।
इरोसिव गैस्ट्राइटिस मीन्स कि स्टमक लाइनिंग में इन्फ्लामेशन भी होना और उसके टिश्यू का डैमेज भी होना। और दूसरा जो है नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस मीन्स सिर्फ स्टमक लाइनिंग में ही इन्फ्लामेशन होना। तो अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यहां पे सवाल ये उठता है कि ये गैस्ट्राइटिस होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया और नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ये दो मेन रीजन है गैस्ट्राइटिस के। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अल्कोहल एब्यूज, ऑटो इम्यून डिसीज, बाइल रिफ्लेक्स, मेडिकेशंस एंड फिजिकल स्ट्रेस। अगर हम गैस्ट्राइटिस की सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग अल्सर, एनीमिया, पेरिटोनाइटिस, गैस्ट्राइटिक कैंसर एक्सेट्रा। तो अब जानते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट गैस्ट्राइटिस। अब बात करते हैं स्टमक के थर्ड प्रॉब्लम हाइटल हेरेनिया के बारे में। ये प्रॉब्लम मैं आपको नॉन मेडिकल टर्म्स में, यानी कि सब लोग समझ सके ऐसी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हेरेनिया किसे कहते हैं। तो एक लेमन की लैंग्वेज में कोई भी ऑर्गन या टिश्यूज अपनी जगह से खिसक के कोई और दूसरी जगह पे चला जाता है, जिसे हेरेनिया कहते हैं। तुरंत ही हमें ख्याल आता है कि ऐसा भी होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है। चलो मैं आपको याद दिलाती हूं कि मैंने आपको बताया था कि एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आए हुए हैं। ये सारे ऑर्गन अपनी जगह पे सही तरीके से रहे, अपनी जगह से हिले नहीं, इसके लिए ये सारे ऑर्गन्स के आसपास एक पतला सा मस्कुलर लेयर होता है, जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। अब कोई भी रीजन सर जब ये पेरिटोनियम वीक हो जाता है या तो उसमें होल हो जाता है, तो ये ऑर्गन अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जिसे हेरेनिया कहते हैं। हाइटल हेरेनिया, यहां पे जो पिक्चर आपको दिखाई देता है उसको ध्यान से देखिए। ईसोफेगस यानी कि अन्न नड़ी, अन्न नड़ी की ऊपर की साइड हमारे माउथ से कनेक्टेड है, और उसकी दूसरी साइड पतला सा एक मस्कुलर लेयर जिसे डायाफ्राम कहते हैं, उस डायाफ्राम थ्रू वो एब्डोमेन के अंदर जाता है और स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। तो डायाफ्राम में जो होल होता है, जिसे ईसोफेजियल हाइटस कहा जाता है। कोई भी रीजन सर जब ये हाइटस अपनी नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, तब स्टमक का ऊपर का भाग हाइटस थ्रू चेस्ट में चला जाता है, जिसे हाइटल हेरेनिया कहते हैं। हाइटल हेरेनिया दो प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग हाइटल हेरेनिया एंड फिक्स्ड हाइटल हेरेनिया। जब यह हाइटल हेरेनिया छोटा होता है तो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन जब यह हाइटल हेरेनिया बड़ा होता है तो जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
बात तो क्लियर है कि जब भी एब्डोमेन में प्रेशर क्रिएट होता है तब हर्निया होता है। तो आइए जानते हैं कि ये एब्डोमेन में प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हाइटल हर्निया से कैसे बचा जाए। अब मुझे रजा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में आप सबके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है। सो कनेक्टेड विथ मी, कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।